हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही झकास चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो हम लोग देखते हैं। जीव विज्ञान का जो है 2023 का सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 2024 का अनसॉल्व सेट नहीं लिए, 23 का अनसॉल्व सेट नहीं लिए तो ले लीजिए, ताकि आप लोग पेपर में 70 से 80% मदद हो जाएगी। आपके बस 2 साल कर लेंगे ना, 2023 और 24 का, तो आपका समझ लीजिए कि बेड़ा पार हो जाएगा। 80 प्लस तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो सभी सेट हम हल कर चुके हैं, लिख चुके हैं, पीडीएफ भी बना चुके हैं। तो सेट नंबर 1 हो चुका है, 23 का, 24 का सारा सेट हो चुका है, और सेट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2 है, कोड नंबर है इसका 348CH। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त, वृत्त क्या होता है, जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, ठीक है। पूछा है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, नाभि, ठीक है ना। नाभिका, नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिका। इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन पहले से लगाया गया इसलिए कि पीडीएफ बना लें, ठीक ना, पीडीएफ बनाने के लिए लगा गया। उसके बाद देखिए टीबी के टीके, टीबी के टीके का नाम है, तो बीसीजी, बीसीजी इसका नाम है। क्या है, बीसीजी, ठीक ना। टीबी का जो टीका होता है, जो सुई लगती है टीबी वाली, उसका जो नाम है बीसीजी है, ठीक है। तो उसका नाम बीसीजी है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर ग है, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र जो आप पढ़े हैं ना, पारिस्थितिकी जो चैप्टर है, उसी के विषय पर अध्ययन करने के लिए इनको दिया गया था। मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना, इसको मतलब अध्ययन के विषय के रूप में जाना जाता है, किसके अध्ययन के, परिस्थितिकी के अध्ययन के, ठीक है। उसके बाद देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी जिसे बोलते हैं, ठीक ना, अभियांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है, तो इसमें देखिए आपका चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, परजीवी जीव में होता है, यानी कि इनमें से सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का निश्चित उत्तरी प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के। तो कौन गैस आती है, O2 गैस निकलती है। कौन गैस, O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 का ख है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो डीएनए अणु को तोड़ने वाला एंजाइम वही है विदलन एंजाइम, ठीक ना। कौन है, विदलन एंजाइम, या फिर इसको बोलते हैं एंडो न्यूक्लिएज या फिर एक्सो न्यूक्लिएज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या होता है, डीएनए अणु को क्या करता है, खंडित करता है, यानी कि तोड़ता है। उसके बाद मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, ठीक ना, कि वह मादा है कि वह पुरुष है, तो दोनों का मतलब नर पुरुष, नर और मादा का पता चलता है इसमें, किसके गुणसूत्र से, तो जो पिता का गुणसूत्र होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से, एक्स वाई के गुणसूत्र से, ठीक है। तो इसी से पता चलता है। अगर देखिए एक्स एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी, ठीक है। एक्स वाई है तो ये क्या है, पुरुष, यानी कि पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगी, पुत्र होगा एक्स वाई से। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है आपका, प्रश्न नंबर 2 का घ क्या कर रहा है, लिडिग, सर्दी हो गई है जी, लिडिग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, तो लिडिग कोशिकाओं के क्या कार्य है, तो यहाँ पर देखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है, ठीक ना, करना। जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक ना, आदमी में, लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो इसी का क्या करता है, श्रवण करता है, ठीक ना। तो कौन, लीडिक कोशिका जो होती है यही।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा वाला है। प्रश्न नंबर 2 का अंगा क्या कह रहा है कि तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी या उत्तर लिख दिए जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग को मैं यहाँ पर देखिए, जैव जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए ऐसे करके ऐसे लिखे हैं कि इसका प्रश्न है, देखिए जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, तो यहाँ पर उत्तर लिखना है तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी के या उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, ठीक ना। जो तप्त स्थल होता है वह पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी के या उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, जो मनुष्य द्वारा जो गतिविधि होती है जिनके द्वारा उनको नष्ट न हो, वो क्या करते हैं, तप्त स्थल उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है ये, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा जो प्रतिपादित है डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का जो संरचना आप लोग देखे होंगे, जो मतलब हेलिक्स होती है, ठीक ना, डबल हेलिक्स होती है, यानी कि द्विकुंडली होती है, ठीक है। द्विकुंडली होती है जो ऐसे टेढ़े मेढ़े, फिर इधर से ऐसे ऐसे एक बार बना लेंगे, एक बार ऐसे बना लेंगे, उसमें ACG ऐसे करके आप भर देंगे, यानी कि उसका जो क्षारक है, चार होते हैं ना, डीएनए में क्षारक कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। और जो आरएनए होता है उसमें आपका कौन कौन सा, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, ठीक ना। जो थाइमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाता है उसी को हम लोग आरएनए बोलते हैं, और यूरेसिल की जगह पर क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, ठीक है। तो डीएनए का जो ये चित्र है, देखिए प्रश्न पिछले सेट नंबर 1 में हो चुका है, जो 4 का ग देखिए, ठीक ना, जा करके आप 4 का ग देखेंगे तो ये प्रश्न हो चुका है डीएनए वाला, द्विकुंडली वाला। प्रश्न नंबर 4 में, किसमें, सेट नंबर 1 में, जिसका कोड नंबर आपको बता दें कि 348 क्या है कोड नंबर, देखिए 348 और CG इसका कोड है, ठीक है, CG इसका कोड है। इसमें आप लोग जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है। प्रश्न नंबर 3 का ख में क्या है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करें, ठीक ना। कह रहा है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखे जो यौन संबंध बनाने से, ठीक ना, यौन संबंध बनाने से क्या होता है, फैलता है, उसका नाम लिखना है और उसके रोकथाम के बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए रोग का नाम है सुजाक, क्या नाम है, सुजाक नाम है, और एक इसका रोकथाम लिखा गया है संभोग न किया जाए या फिर ऐसे साथी के साथ आपसी एक संगी संबंध रखा जाए जिसे यह बीमारी नहीं हो, ठीक है। यानी कि अगर एक को ऐसे साथी के साथ संभोग करिए कि जिसके पास यह बीमारी न हो या फिर उसके साथ ये काम न करे, ठीक ना, जिसको सुजाक रोग है वो ये काम न करे, ठीक है, तभी इसका क्या हो जाएगा, इसका रोकथाम हो पाएगा। अन्यथा यह रोग बढ़ता चला जाएगा, जिसके साथ संबंध बनाएंगे उसको ये रोग हो जाएगा। कौन कौन सा, सुजाक रोग है इसका नाम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का ग है। प्रश्न नंबर 3 का ग क्या है, टर्नर एवं क्लाइफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है कितनी होती है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। कितनी होती है, 45 होती है। 45 क्यों होती है कि इसमें जो देखिए पहले तो इसमें कितना 22 जोड़ी गुणसूत्र बनते हैं, जो 23वां गुणसूत्र बनता है उसी में एक एक्स या वाई गुणसूत्र नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें जब एक्स वाई गुणसूत्र नहीं रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 यानी कि 44 बन गया, प्लस में एक बना 45 बना, यानी कि एक गुणसूत्र नहीं बना, तो यही टर्नर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, ठीक। तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं टर्नर सिंड्रोम में, तो इसमें आपके होते हैं 45 गुणसूत्र। अब टर्नर सिंड्रोम अगर पूछ भी दिया तो आप लोग इस पे बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, देखिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे
यहाँ पर देखिए 14 है, फिर उसके बाद एक्स एक्स है, जो दो गुणसूत्र है ये एक्स एक्स है, फिर उसके बाद एक्स वाई हो जाता है। तो ये गुणसूत्र जो होता है ये महिलाओं में होता है, ठीक है। महिलाओं में होता है कि पुरुषों में, ये पुरुषों में होता है, ठीक है, ये पुरुषों में होता है। एक्स एक्स वाई हो जाता है, इसमें वाई गुणसूत्र बढ़ जाता है। यानी कि देखिए इसमें एक्स एक्स भी है, ये एक्स एक्स क्या है, महिलाओं का है, और ये एक्स वाई क्या है, ये पुरुषों का है। यानी कि यह दोनों, ये वाला जो क्लाइफर्टर सिंड्रोम होता है यह एक किन्नर की निशानी, जो जिसमें क्या होता है, इसमें ये मर्द भी रहेगा और औरत भी रहेगा, यानी कि दोनों दोनों रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्लाइफर्टर सिंड्रोम हो गया। आप लोग अपने सरल भाषा में इसको बता दीजिएगा क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर घ है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने किया। तो पौधों में एक निषेचन होता है जिसका नाम दोहरा होता है। देखिए यहाँ पर नर युग्मक का अंडकोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन निषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है, ठीक है। नर युग्मक का अंडकोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, S.G. नवास्चिन ने किया था, ठीक ना। जो दोहरा निषेचन है इसकी खोज किसने, S.G. नवास्चिन ने किया था, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 का अंगा देख लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 का अंगा है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है उसको समझाना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, 2022 में पूछा है, 2024 में पूछा है। तो सभी क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन इसमें फंस रहे हैं सब क्वेश्चन 24 में पूछा है, 22 में पूछा है। यहाँ पर देखिए मेंडल के नियम मेंडल के पृथक्करण का नियम, देखिए कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक होते रहते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो कारक होते हैं, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं, यानी कि आधे आधे भागों में ये बट जाते हैं, ठीक है। ये आधे आधे भागों में बढ़ जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से बाद दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से बाद तीसरी पीढ़ी में, इस प्रकार से इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक ना। तो इस नियम को हम लोग क्या करते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंबा है, यहाँ पर इबौना लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए लंबा पौधा है, दोनों टी, ये क्या है, लंबा पौधा है, और ये जो बौना पौधा स्मॉल टी है। अब देखिए क्या होगा, दोनों का गुण सत्य, देखिए इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, अगर हम लोग इसका संकरण करा दें तो ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये कैसा लंबा पौधा होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर देखिए लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपका एक लंबा पौधा ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैपिटल टी, फिर ये स्मॉल टी लेंगे, फिर ये कैपिटल टी, फिर ये स्मॉल टी लेंगे, तब भी क्या बनेगा, लंबा पौधा ही बनेगा। तो इसी प्रकार से ये जब पृथक होते हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, तो ये पृथक्करण का नियम यही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग इसको एक बार बना लीजिएगा, बस इतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं। आप लोग जो संकरण हम कराए संकरण मत कराना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। देखिए कह रहा है कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। जो जैव उर्वरक होता है वह किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो जैव उर्वरक होते हैं वो किस प्रकार से मृदा की जो अच्छेपन होती है, यानी कि अच्छेपन यानी कि उर्वरता, यानी कि ज़्यादा उपज पैदा कर सके उसको कैसे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक एवं साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि देखिए जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, या साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक ना, या बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, जो कि मृदा, जो आपकी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की अगर कमी है तो उस पोषक तत्वों को क्या करती है, मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है।
पोषक तत्व क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये जीव वायु के नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक यौगिक जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो ये जीव होते हैं नाइट्रोजन को, वायु में से नाइट्रोजन को एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्थिर कर लेते हैं या फिर एकत्रित कर लेते हैं, बटोर लेते हैं। और क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक जैसे क्या होता है नाइट्रेट, यानी कि कह सकते हैं कि यूरिया में भी ये बदल सकते हैं उसको, ठीक है। तो कार्बनिक या यौगिक कार्बन और नाइट्रोजन हो, कार्बनिक यौगिक नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति अर्थात मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। उसकी उपजाऊ शक्ति यानी कि धान गेहूं को पैदा करने की शक्ति भी क्या करती है, बढ़ जाती है, ठीक है। या कह सकते हैं उर्वरता बढ़ जाती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक ना। इस क्रिया को हम लोग अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछे तो ये आप लिख सकते हैं, ये आप पूरा लिख सकते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उदाहरण है राइजोबियम, एनाविना, ठीक ना, आदि, ये सब इसके उदाहरण किसके, जैव उर्वरक के जो सूक्ष्म जीव है उनके उदाहरण है। राइजोबियम एक है, एक एनाविना है, यही सब क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का क हुआ। प्रश्न नंबर 4 के ख पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 का जो ख है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक नहीं। यह प्रश्न सिलेबस से हट चुका है। जहां पर लिखा रहेगा स्टार लगा रहेगा या फिर लिखा रहेगा यह प्रश्न सिलेबस से हट चुका है तो उसको आपको नहीं पढ़ना रहेगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का ग, कह रहा है कि एसके रिश्ता क्या है, इसके रिश्ता क्या है, इसके बचाव व उपचार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। संक्षिप्त में क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। अब देखिए एस्केरिस नामक परजीवी से संबंधित है। यह परजीवी छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। एस्केरिस के अंडे रोगी के आंत में उपस्थित होते हैं। जो एस्केरिस होता है उसका जो अंडा होता है वो रोगी के कहाँ पाया जाता है, रोगी के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, ठीक है। तथा मल के साथ ये बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। जो ये एस्केरिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मल के साथ जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। लैट्रिन करते वक्त उसके साथ बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बचाव या उपचार देखिए, पहला है भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। जो इसके बचाव है इसके रिश्ता के, इसमें क्या होता है कि आपको कैसे बचाव करना है सारी जानकारी यहाँ पर लिखी है। बचाव या उपचार देखिए, पहला पॉइंट है कि भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। यानी कि अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो उसके पूर्व आप लोग क्या करें, भोजन करने से पहले आप लोग हाथ क्या करें, साबुन से बढ़िया से धो लें, ठीक ना। इससे बचाव है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है कि वैयक्तिक और सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम। यानी कि वैयक्तिक सामाजिक सफाई जो होती है, यानी कि अपने आसपास की जो जगह है उनको साफ सुथरा करके रखिए। ये इसके लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ रोकथाम, इससे अच्छा कोई रोकथाम नहीं। उसके बाद देखिए पानी को गर्म व छान कर पीना चाहिए। अगर आप लोग पानी पी रहे हैं तो उसको क्या करें, पानी को गर्म करके छान करके उसको पिए, ठीक ना। तो उसमें के जीवाणु जो मरे हुए रहेंगे वो छन जाएंगे या फिर बालू उलू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, रोकथाम। उसके बाद चौथी पॉइंट है कि साफ शौचालय रखना चाहिए। आपका शौचालय जो है, लैट्रिन बाथरूम जो भी है उसको क्या करें आप लोग एकदम स्वच्छ रखें, साफ रखना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है, जहाँ पर भोजन तैयार होता है वहाँ की सफाई आदि का निरीक्षण करें, ठीक ना। यानी कि जहाँ पर आपका भोजन तैयार होता है, जहाँ पर खाना बनता है उसको क्या करें, साफ सफाई से रखें, एकदम मस्त तरीके से अच्छे से रखें। उसके बाद देखिए छठी पॉइंट है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। यानी कि अपने आसपास के जो वातावरण है, अगल बगल के लोग हैं या फिर अगल बगल की जगहें हैं, जैसे कि पड़हुआ हो गया, नाली हो गई, ठीक है, इस प्रकार के जो भी गड्ढे गुच्चे हैं सबको क्या करिए बढ़िया से साफ करके रखें, ठीक है, बढ़िया से। तब आप इसका उपाय बचाव या उपचार इससे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है। प्रश्न नंबर 4 का घ है, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए अनिषेक जनन क्या है, यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि अनिषेक जनन का मतलब ये है कि अगर
किसी भ्रूण का निर्माण वैसे ही हो जाता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि बिना निषेचन के अगर किसी भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग, ये कब होता है, ये मधुमक्खियों में होता है। यानी कि एक मधुमक्खी जैसे दूसरे, जैसे पुष्प में होता है कि पुष्प जो होता है, एक पुष्प है और एक पुष्प से भौरा यहाँ पर बैठा है और दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, अनिषेक जनन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये पुष्प का जो अंडाशय था वो कहाँ जाएगा, उसके इसके साथ मिल करके ये भ्रूण का निर्माण कर सकता है। ठीक है, किसके साथ जाकर के, जो आपका भौरा था उसके साथ। उसके बाद देखिए उदाहरण है, कुछ मधुमक्खियों में, छिपकली में आदि। ये भी कुछ मधुमक्खियों में भी होता है, छिपकली में भी होता है। ठीक है, ये बिना निषेचन के ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, किसमें, मधुमक्खियों में और छिपकली में। कुछ मतलब सभी में नहीं, कुछ में। अब देखिए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिए, श्रमिक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, नर या ड्रोन मधुमक्खी। ठीक ना, तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 32 32 और इसमें 16 होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रानी मधुमक्खी का लिए डीएनए और एक ड्रोन मधुमक्खी का। ड्रोन मधुमक्खी का यन था और रानी मधुमक्खी का 2n था। तो यहाँ पर देखिए 2n को हम लोग बांट लें, किसमें, यन और यन में बांट लिए। 2n को यन और यन में, इसका अर्ध विभाजन कर दिए। ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। तो इसके अंडाणु क्या होंगे, बट गए। अब देखिए क्या होगा कि एक ड्रोन मधुमक्खी जो है, ड्रोन मधुमक्खी का यन था, इसका समसूत्री विभाजन हुआ, यानी कि समसूत्री का मतलब समान हुआ है, यानी कि जो था वही है। ठीक है, इसमें कोई बंटवारा नहीं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यानी कि आधा इधर आधा इधर। तो यहाँ पर देखिए एक यन था, यन का मतलब एक 16 है। ठीक है, यन का मतलब 16 है। तो यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर हम लिखे हैं जी। यहाँ पर देखिए आप लोग देखे नहीं क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2n 32, 2n 32, तो n बराबर कितना आएगा, 16 आएगा ना, वही चीज है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक यन जो है ड्रोन मधुमक्खी है, ड्रोन मधुमक्खी मिल रही है, और एक रानी मधुमक्खी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2n बन रहा है, यानी कि 32 गुणसूत्र वाली मादा मधुमक्खी बनेगी। और यहाँ पर जो एक यन बना है, ये यन, ये अंडाणु है, और यहीं से ये क्या हो जाएगा, यही अनिषेक जनन कहलाएगा। ठीक है, ये सिंगल ही रह जाता है। ये जब सिंगल रहेगा, जब इसके साथ ये मिलेगा, जो ये रानी मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी मिलेंगे, तो उसका एन गुणसूत्र मिलेगा, तो 32 गुणसूत्र वाला मादा मधुमक्खी बन जाएगा। लेकिन जब ये वाला एक सिंगल वाला ये बच जाएगा, तो ये जो एन बराबर 16 गुणसूत्र वाला बचेगा, तो नर मधुमक्खी बनेगा। ठीक ना, यानी कि जो नर मधुमक्खी होता है उसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो मादा मधुमक्खी होता है उसमें कितने, 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चा है, जो गर्भ में बच्चा है, उसको क्या है, कोई समझ लीजिए कोई अनुवांशिक रोग हो गया है। ठीक है, तो उस रोग को, मतलब उस डीएनए से या उस जीन से उसी रोग को हटाया जाता है, उस रोग को निकाला जाता है। इसी को हम लोग आनुवंशिक जीन हैं। अनुवंशिक अभिक्रियाएं वांछित लक्षण प्रारूप फेनोटाइप प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक पदार्थ, जीन या डीएनए खंड को जोड़ा, घटाया या किया जाए। आनुवंशिक अभियोग मानव इंसुलिन के निर्माण में, इंसुलिन के निर्माण में क्या आता है, टीका उत्पादन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 का ख है, डीएनए और आरएनए में 3 अंतर लिखिए। कितना अंतर लिखना है आपको, अगर 2 नंबर का पूछ रहा है, 3 नंबर का पूछ रहा है, तो कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि 2 या 3 नंबर, 2 या 3 अंतर पूछेगा। तो यहाँ पर एक और आरएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। तो इसमें क्या पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, किसमें, ए में। ठीक ना, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए आरएनए में क्या होता है, दूसरे पॉइंट देखिए, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। जो आरएनए होता है इसमें क्या पाया जाता है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। बस 2-3 आप लिख लेंगे, 2-3 अंतर याद कर लेंगे, तो आप पूरा डीएनए आरएनए में बढ़िया नंबर पा लेंगे। ठीक है, ये डीएनए आरएनए जो होता है ना, ये
आपको केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है, ठीक ना। और लिखना यही चीज होता है, जो इसमें लिखना है वही केमिस्ट्री में लिखना है, जो केमिस्ट्री में लिखना है वही आपको बायोलॉजी में भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक ना। इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज इसके नाम में है तो राइबोज शर्करा पाई जाती है इसमें। उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि यह आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। जो डीएनए होता है किस पर नियंत्रण रखता है, कि आनुवंशिक गुणों पर क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि अगर पिता को देखिए कोई वर्णांधता है या फिर हीमोफीलिया है तो बेटे में भी होता है। अगर मान लीजिए डीएनए का मतलब यही है कि जैसे होता है ना कि बेटा बाप पर गया है या बेटी जो है माँ पर गई है या बेटी बाप पर चली गई है, ठीक है, ऐसा होता है। तो वही डीएनए किसका काम होता है, इसी का काम होता है। यह आनुवंशिक गुणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसका गुण जो बाप का गुण होता है वो बेटा में जाना ही जाना है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बेटा है बाप पर पड़ गया है। अब देखिए यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, जो आपका आर को संश्लेषण करता है। नियंत्रित का मतलब यह प्रोटीन का निर्माण भी करता है। आरएनए जो होता है संकरण के तरह तरह के प्रयोग किए थे उन्होंने। ये जो मटर के दाने होते हैं उन मटर के दानों पर संकरण किए थे, वो भी तरह तरह के प्रयोग किए थे, ठीक ना। यानी कि एक प्रकार के नहीं 7 प्रकार के पूरे क्या किए थे, उस पर 7 प्रकार के टेस्ट किए थे, संकरण कराए थे। और देखिए और 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। 3 नियम भी अपने ये मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर पहले अभी हम बताएं कौन कौन से नियम है। आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने ये प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। यानी कि ये जो आनुवंशिकता आप लोग पढ़ते हैं, जो रूपांतरण पढ़ते हैं, स्थानांतरण जो पढ़ते हैं कि यह मतलब जो रोग हो माने कि वर्णांतता है, हीमोफीलिया या फिर कोई गुण है, पिता का गुण बेटे में गया या फिर बेटे का गुण बेटे में गया, ठीक ना। यानी कि बेटे से बेटे में गया, पिता से बेटे में गया, बेटे से उसके बेटे में गया। तो ये सब जो आप लोग पढ़ते हैं गुण आनुवंशिकता का गुण है। और ये मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। उसके बाद देखिए मेंडल के नियम कौन कौन से थे, तो 3 नियम इन्होंने दिए थे। कौन कौन सा, प्रभाविता का नियम पहला, ये सब नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मेंडल के जो तीनों नियम है, तीनों नियम क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत। प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। तो ये नियम तीनों नियम क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ पर नहीं कराए क्योंकि इसमें जितना पूछा है उतना ही हम लिखे हैं। नियम आपको बता दें, नियम आप लोग क्या करिएगा, इस नियम को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए। प्रश्न नंबर 6 का ख है कि निम्नलिखित के बीच अंतर लिखिए। कौन कौन, समष्टि और समुदाय के बीच में अंतर लिखना है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखे हैं, 3-3 पॉइंट लिखे हैं। तो एक और समष्टि, दूसरे और क्या है, समुदाय। तो समष्टि किसे कहते हैं, समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकती। जो समष्टि होते हैं ये अकेले जीवित नहीं रह सकते हैं, हमेशा क्या होते हैं, झुंड में होते हैं। उसके बाद देखिए समुदाय जीवित रह सकता है। ये क्या है, अकेले सिंगल भी जीवित रह सकता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा है समष्टि संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है। यानी कि यह पूरे परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है, कौन, समष्टि। उसके बाद समुदाय परितंत्र को प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि जो समुदाय है यह क्या कहते हैं ना कि 10 लोगों का समुदाय, तो ये क्या है, समुदाय परितंत्र को क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है समष्टि में केवल अंतर जातीय संघर्ष होता है। इसमें क्या होता है, अंतर जातीय संघर्ष होता है। किसमें, समष्टि में। इनमें क्या होता है, अंतर जातीय संघर्ष होता है। अंतर जाति का मतलब अपनी जातियों में ये क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और इसमें जो होता है समुदाय में, ये सभी लोग मिल करके सभी जातियों में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर था आपका समष्टि और समुदाय में। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का ग है, यह देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर को संक्षेप में समझाइए। देखिए यह प्रश्न पिछले सेट में हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, यानी कि जो सेट नंबर 1 था, ठीक ना, किसमें हो चुका है, सेट नंबर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सेट नंबर कौन सा, सेट नंबर 1 में हो चुका है, जिसका कोड है 348 CG, ठीक ना। इस कोड में, इस वाले
इस वाले सेट में यह प्रश्न हो चुका है, यह प्रश्न हो चुका है, यह प्रश्न पिछले सेट में हो चुका है। ठीक है, लिखा विधिवत से हम लिख देते हैं किस सेट में है, कहाँ पर मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन है, सब आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आता है आपका प्रश्न नंबर 6 का घ। प्रश्न नंबर 6 का घ क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। दूसरा है फल का निर्माण। देखिए बहुभ्रूणता क्या होता है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही बीज में, यानी कि एक बीज में क्या कर रहा है कि एक से ज्यादा भ्रूणों के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पर संतरा लिखिए, इसकी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इस जो बहुभ्रूणता है इसका खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, जिसने कोशिका खोज की थी। और यहाँ पर देखिए जो संतरा है, संतरा का मतलब संतरा में कई भाग होता है, इस प्रकार से संतरा में होता है कई भाग होता है। ठीक ना, संतरा में कई भाग होता है, इस प्रकार से संतरा में कई भाग होता है। तो जिसमें एक एक अगर एक वाला बीज लिए, एक वाला मतलब एक निकाल लीजिए संतरा का भाग, और देखिए उसमें कितना बीज होता है, एक ही बीज में कितना, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए फल का निर्माण, दूसरी पॉइंट पर लिखना था फल के निर्माण पर। तो देखिए एक फल परिपक्व, फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूल कर रसीला एवं बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब क्या कर रहा है कि फल एक क्या है, परिपक्व अंडाशय है, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय में अंडाशय फूल करके रसीला एवं बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। और क्या करता है, फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से क्या होता है, फल भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यही फल का निर्माण इसी प्रकार होता है, आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए चित्र तो आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस लिखा हूं यहाँ पर। देखिए पहली पॉइंट है वृषण कोश। ठीक ना, वृषण कोश क्या होता है, देखिए यह त्वचा का बना हुआ थैली नुमा कोश है जिसमें वृषण होते हैं, यानी कि जिसमें छोटे छोटे दो वृषण पाए जाते हैं। और यह क्या होता है, एक थैली का त्वचा होता है। ठीक ना, एक इस प्रकार जो हमारी ये त्वचा है, इस प्रकार त्वचा होता है। ठीक है, त्वचा होता है, लड़कों का पता होगा। ये देखिए त्वचा होता है, इसमें वृषण होते हैं। इसका तापमान शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो इसका टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उस शरीर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग स्वस्थ शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो उसमें से 3 आप घटा दीजिए, 34 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। ठीक ना, उसका तापमान जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना, तो उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है वृषण। ठीक है, वृषण यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होते हैं। यह जो वृषण होते हैं ये क्या होते हैं, नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग, यह बहुत मुख्य भाग होते हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यानी कि इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव होता है। ठीक ना, यानी कि स्राव होता है, बहता है। ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। जो वृषण होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। छोटे छोटे इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, गोल गोल। उसके बाद देखिए अधिवृषण। अधिवृषण क्या है, यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है। जो अधिवृषण या वृषण के ऊपर की क्या होती है, संरचना होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं, इसमें क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, यानी कि परिपक्व होते हैं, पूरी तरीके से बनते हैं उसमें। उसके बाद शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी देखिए यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। यानी कि यह क्या होते हैं, वृषण तथा अधिवृषण में बने, जो वृषण और अधिवृषण में बने हुए शुक्राणु होते हैं उन्हीं क्या करते हैं, शुक्राशय तक ले जाती है, यानी कि शुक्राशय तक ले जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए शुक्राशय। शुक्राशय देखिए यह एक ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक ना, इसमें क्या होते हैं, जो शुक्राणु आपके बने होते हैं वह लंबे समय तक
अगर वेस्ट न किया जाए तब वे लंबे समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं तथा इनका पोषण होता है। वहीं पर क्या होता है, इनका पोषण होता है, इसमें शुक्राशय द्रव होता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, एक द्रव पाया जाता है जो शुक्राशय द्रव जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे चले। उसके बाद देखिए शिश्न है। शिश्न क्या है, यह एक मांसल संरचना होती है। यह एक मैथुन अंग है जो समूह के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। यह क्या करता है, शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूत्र मार्ग, यह मूत्र तथा वीर्य दोनों के बाहर निकलने का रास्ता होता है। ठीक ना, तो आप लोग को चित्र बना लेना है। चित्र आप बढ़िया से बना लीजिएगा। सहायक जनन ग्रंथि। सहायक जनन, देखिए सहायक जनन ग्रंथि क्या है, देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, यह मूत्राशय के आधारी भाग में स्थित होता है। आधारी भाग में, आधार पर यानी कि बेस, यानी कि आधार जानते हैं, नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, आधारी भाग में क्या होते हैं, स्थित होता है, जिसमें प्रोस्टेट द्रव का स्राव होता है। ठीक ना, क्या होता है, प्रोस्टेट द्रव का क्या होता है, स्राव होता है, जो दुधिया एवं गाढ़ा द्रव होता है। ठीक ना, इसका क्या होता है, रंग कैसा होता है, दुधिया टाइप का होता है और गाढ़ा होता है। ऊपर ग्रंथि, ठीक ना, का ऊपर ग्रंथि, ठीक ना, यानी कि ऊपर की ग्रंथि है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होता है, जिसके द्वारा क्षारीय द्रव का स्राव होता है। ठीक है, जो शुक्राणु की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। यह क्या करता है, शुक्राणु की अम्लीयता क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो आज के लिए इतनी बड़ी वीडियो रहेगी। ठीक ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। आगे आगे जो क्वेश्चन बचे हैं, प्रश्न नंबर 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, इसमें का अथवा क्वेश्चन सब क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन नहीं लिए हैं 2024 और 23 का, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप खरीद लीजिए, ठीक ना। सिर्फ 40 रुपये में आपका 80% आ सकता है, ठीक है। आपका 80% से कम नहीं आएगा अगर 2 साल का आप लोग खरीद कर पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2022 का सभी, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, 2022 का सभी क्वेश्चन एक बार मैं मिलाया था तो 23 और 24 से ही आए थे। मतलब 23 और 24 का सभी क्वेश्चन 2022 से मिल रहे थे। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार मिलाया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, हर क्वेश्चन देखिए, सभी 22 23 23 24 सिर्फ 23 24 देखिए, सारा क्वेश्चन जो है 23 24 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को विश्वास नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग को अगर बढ़िया नंबर लाना है तो अनसॉल्व पेपर का PDF ले लीजिए। नहीं तो आप वीडियोस पढ़ेंगे तो कब तक वीडियोस पढ़ेंगे। आप लोग वीडियोस भी पढ़ सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वीडियोस मत पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 7 बचा था। प्रश्न नंबर 7 का ये मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन हो गया था। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। कौन कौन से? प्लेसेंटा निर्माण में, रेड डाटा बुक में। ये इस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर हम लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, प्लेसेंटा निर्माण पहली हेडिंग है, प्लेसेंटा निर्माण। देखिए, अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियन भ्रूणीय कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा पूछे या फिर अपरा पूछे तो दोनों बात एक ही है, प्लेसेंटा और अपरा, ठीक। तो अपरा का विकास या फिर प्लेसेंटा का विकास भ्रूणीय कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। ऐसी रचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है उसे हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। और देखिए, ब्लास्टूला अवस्था तक भ्रूण गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता है और समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर कर रहता है। इसके बाद ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होकर के उससे पोषण प्राप्त करने लगता है, ठीक ना। उससे क्या करता है, पोषण, अपना भोजन बनाने लगता है। इस समय ब्लास्टूला के चारों तरफ सतह का विकास हो जाता है जिसे हम लोग कोरियन या जरायु कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कोरियन या जरायु कहते हैं। जरायु की भीतरी सतह पर भी एक झिल्ली बन जाती है। भीतरी सतह पर क्या बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पर अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है, ठीक ना। अपरा का निर्माण कब होता है, जब निषेचन के बाद तीसरा सप्ताह जो होता है, तीसरा सप्ताह, उसके तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। अपरा में मामरी रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियाँ अलग अलग होती हैं जिससे दोनों का, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पेज पर है, जिससे दोनों का रुधिर आपस में नहीं मिलता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है, दोनों का रुधिर जो है आपस में नहीं मिलता है। अपरा बनने के कुछ समय पश्चात अपरा तथा भ्रूण के बीच एक रज्जु समान संरचना बन जाती है जिसे हम लोग नाभिनॉल कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं हम लोग, नाभिनाल कहते हैं। अब देखिए, रेड डाटा बुक के बारे में पूछा है कि रेड डाटा बुक, तो यहाँ पर देखिए, रेड डाटा बुक विलुप्त होते जीवों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल डाटा बुक कहते हैं या फिर रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक ना। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है, इसमें देखिए जो होता है इंटरनेशनल, ये क्या, ये जो है रेड डाटा बुक, ये इंटरनेशनल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं उसको क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, या फिर किसी आनुवंशिक चीज़ को या फिर किसी के DNA को यहाँ पर रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 में हुआ था। रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी,
ठीक ना। रेड डाटा बुक में कितनी पुस्तक प्रकाशित कर चुकी, 5 पुस्तकें क्या हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी। इन पुस्तकों में अलग अलग जीवों के संबंध में जानकारी दी गई है। ये पुस्तकें निम्न प्रकार है, ठीक ना। इन पुस्तकों में क्या क्या अलग अलग प्रकार की जानकारी दी गई है, यानी कि सभी जीवों की इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पुस्तक है, इसमें स्तनधारियों की 236 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है, यानी कि इसमें स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके बारे में, यानी कि जितने 236 प्रकार के जातियों के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया। उसके बाद द्वितीय पुस्तक है, द्वितीय पुस्तक में देखिए इसमें पक्षियों की 287 प्रजातियों के संबंध के बारे में बताया गया, ठीक ना। संबंध के बारे में क्या किया गया, बताया गया। तीसरा बुक है देखिए तृतीय पुस्तक। तृतीय पुस्तक ये है कि इसमें सरीसृप या 119 प्रजातियों तथा उभयचर की 36 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, जो सरीसृप होते हैं, ठीक ना, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और उभयचर की 36 प्रजातियों के संबंध में क्या किया गया, इसमें बताया गया। उसके बाद देखिए चौथी पॉइंट है चतुर्थ पुस्तक। चौथी पुस्तक में क्या है, इसमें मछलियों की दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों के संबंध में बताया गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जो मछलियां हैं उनके बारे में बताया गया है, दुर्लभ अप्राप्य प्रजातियों के संबंध में बताया गया। उसके बाद पांचवी पुस्तक है कि इसमें पादपों की दुर्लभ, इसमें क्या किया गया है, पादपों की दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों एवं उप प्रजातियों का वर्णन किया गया। इसमें क्या किया गया है, जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक ना, उनके दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों एवं उप प्रजातियों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, किसका, पौधों का। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 आ गया आपका। प्रश्न नंबर 8 है, क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जैव विविधता देखिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर का कि हम क्या ही बताएं। तो ये जैव विविधता बार बार पूछा है, 22, 23, 24 में लगातार हर सेट में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 में भी पूछा है, सेट नंबर 2 में भी आ गया। तो सेट नंबर 1 देखिए 2023 का प्रश्न नंबर 8 देखिए, ठीक ना। सेट नंबर 1 क्या है, कोड मैं बता दूं आपको। कोड देखिए आपका है 348 और CG, ठीक ना, 348 CG, ये क्या इसका कोड है, ठीक है। कौन से कोड है, सेट नंबर 1 का कोड है 2023 का 348 CG, और उसके बाद ये CH चल रहा है। तो इसमें जाकर आप लोग प्रश्न नंबर 8 देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से उसमें कराया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का अथवा है। प्रश्न नंबर 8 का अथवा क्या है, कह रहा है कि आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। आनुवंशिक कूट पर क्या करना है, निबंध लिखना है। कुछ हेडिंग वेडिंग आप लोग डाल के लिखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आनुवंशिक कूट सभी जीवों में आनुवंशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को विशिष्टीकृत करता है, ठीक ना। क्या करता है, विशिष्टकृत करता है। चूंकि आनुवंशिक सूचना mRNA यानी कि मैसेंजर RNA से होकर प्रोटीन में पहुंचती है। तो इसमें जो आनुवंशिक कूट है सभी जीवों में क्या होता है, आनुवंशिक सूचना के आधार पर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसी क्या करते हैं, विशिष्टीकृत करता है। और जो mRNA होता है ना, mRNA से ही प्रोटीन की जो सूचना होती है ये प्रोटीन में पहुंचती है, किससे, किसके द्वारा, mRNA के द्वारा पहुंचती है, ठीक है। इसलिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने RNA की भाषा का प्रोटीन की भाषा में अनुवाद करने हेतु अपने प्रयोगों के आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया, जिसे आनुवंशिक कूट कहते हैं, ठीक है। जो अनेक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था कि जो RNA होता है, RNA की भाषा का प्रोटीन का भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। अपने प्रयोगों द्वारा आधार पर एक शब्दकोश का निर्माण किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। उसके बाद देखिए विशेषताएं हैं, विशेषताएं आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पहली पॉइंट है, आनुवंशिक कूट DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। जो देखिए ये आनुवंशिक जो कूट होते हैं, जैसे कि DNA हो गया, जीन हो गए, ठीक ना, RNA हो गया, ये सब जो आनुवंशिक कूट होते हैं ये अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं, ठीक ना, संदेश निहित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है प्रकूट।
त्रिक होता है, जो प्रकूट होता है वो त्रिक होता है, यानी कि 3 रूपों में होता है, ठीक ना। जो प्रकूट होता है क्या होता है, त्रिक होता है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है, एक कोडान केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से यह विशिष्ट होता है। इस कारण से यह क्या होता है, विशिष्ट होता है। एक कोडान जो होता है केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण यह क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। उसके बाद चौथी पॉइंट है, कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक कोडान द्वारा होता है। कुछ एमिनो अम्ल का जो कूट होता है, कूट लेखन, वह एक से अधिक कोडान द्वारा होता है। इस कारण से इन्हें उपसंग संगनित उपसंगनित कूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपसंगनित कूट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये एक से अधिक कोडान द्वारा होता है, ठीक ना। यह कूट लेखन होता है इसका एक से अधिक कोडान द्वारा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसंघनित कूट कहते हैं। अब देखिए पांचवा है, पांचवे पे कोडान जो होता है सार्वभौमिक होता है। जो कोडान होता है कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 9 आएगा। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। मानव कल्याण में क्या करना है, सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर क्या करना है, निबंध लिखना है। देखिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा एल्कोहल उत्पाद उत्पन्न करने में किया जाता है। जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, लैक्टिक अम्ल को, यानी कि सूक्ष्मजीव का मतलब है कि अगर कोई चीज़ सड़ा कर बनाई जाए तो उसी में सूक्ष्मजीव की उपयोगिता होती है, ठीक है। जैसे लैक्टिक अम्ल बनाने में है, एसिटिक अम्ल होता है, जो सिरका उरका आप देखें घर में बनता होगा, तो सिरका अभी के ज़माने में नहीं उतना बन रहा है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, ठीक ना। एल्कोहल भी देखिए कुछ चीज़ सड़ा कर, महुआ सड़ा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो रस, उख का रस जो होता है उससे बनाया जाता है सड़ा करके। तो इसमें भी क्या होता है, सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं। उसके बाद प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। जैसे प्रतिजैविक है कोई दवा बनाने में, जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन क्या लाभप्रद सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब क्या होते हैं, जो प्रतिजैविक होते हैं, ये संक्रामक रोग जैसे आपका डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गई, डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी हो गई तथा निमोनिया अगर है तो उसके लिए क्या होता है, इसके सूक्ष्म प्रतिजैविक जो होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक ना, इसका रोकथाम के लिए भी उनका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, बहुत से सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। देखना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मनुष्यों के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवों तथा सूक्ष्मजीवों से व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल जो होता है जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं, जिससे वह दही में बदल जाता है। जो लैक्टिक एसिड है या फिर जिसके द्वारा दही बनती है, लैक्टोबासिलस जो जीवाणु होते हैं, ठीक ना, सूक्ष्मजीव ही होते हैं वो भी। तो क्या करते हैं, दूध से दही के निर्माण में उपयोग में आते हैं, यानी कि वो भी क्या करते हैं, दूध से दही बनाने में काम करते हैं, ठीक है। दही में बदल जाता है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त गीले गूथे आटे का किण्वन किया जाता है, यानी कि जो ब्रेड आपका बनता है, जो पाव रोटी बनती है, ठीक ना, उसमें क्या होता है, गीला गूथा हुआ जो आटा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें फफूंदी जब लग जाती है, उसमें जीव जब पड़ जाते हैं तब उसको बनाया जाता है, ठीक है, तभी वो बनता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरिविसिन नामक यीस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली हो गई तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से गीले आटे से क्या होते हैं, इडली और डोसा भी बनाया जाता है, ठीक ना। जिनसे जिन्हें जीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है, इनको क्या किया गया अभी बताया ना, सूक्ष्मजीव के उसमें बन जाते हैं तभी इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब तक इसमें सूक्ष्मजीव नहीं बनते हैं तब तक वो
नहीं, ये किण्वित हो जाता है तभी बनता है, यानी कि उसमें फफूंदी लग जाती है, किण्वित हो जाता है, यानी कि जैसे आप लोग समझिए अपने घर में रख दिए तो उसको खराब आटा बोलेंगे, उसी का वो बना होता है, ठीक है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज पनीर यानी कि चीज यानी कि इंग्लिश में चीज बोलते हैं और हिंदी में पनीर बोलते हैं को एक विशेष बनावट स्वाद तथा सुगंध देने के लिए किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, जो चीज होती है जो पनीर होती है इसको एक प्रकार की बनावट या सुगंध देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। अभी बताएं 100 वर्षों से अधिक के समय से सूक्ष्मजीवों का प्रयोग वाहित मल जलमल के वाहित मल यानी कि जलमल यानी कि कह सकते हैं आप लोग जो नालियाँ होती है, ठीक ना, जल की सुरक्षा के लिए के उपचार के लिए किया जा रहा है। गोबर में सबसे अधिक मीथेन पाई जाती है, ठीक ना, जो गोबर होता है इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा कौन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है, तो उसी से गोबर गैस बनती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का अथवा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसके जो जैव प्रौद्योगिकी देखिए बार बार क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके विभिन्न प्रयोगों का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों बायोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक ना। जो टेक्नोलॉजी है ये शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्द, कौन कौन, बायोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी, ठीक है, से बना है। इसका अर्थ है जैविक, बायोलॉजी का अर्थ क्या है, जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना है, जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। यही क्या है, जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु शैवाल कवक व यीस्ट तथा पादप एवं जंतु कोशिकांगों अथवा ऊतकों आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मान सम्मान के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखिए कृषि क्षेत्र में कैसे उपयोग करते हैं। देखिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में तैयार करके इनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है, ठीक है। जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके अनुसंधान द्वारा क्या किया है, पौधों की अनेक कृषि योग्य किस्में जो होती हैं, अनेक प्रकार की जो बीज होती हैं, ठीक है, तैयार करके इनकी पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि की गई है। इनकी जो पोषण क्षमता है, जो भोजन की क्षमता है उसको, और जो इनके उत्पादन यानी कि उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता क्या किया गया है, इसमें वृद्धि किया गया है। पहला देखिए पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना, ठीक ना, इसका जो उपयोग है क्या करना है, पौधों में क्या करना है, पोषण क्षमता बढ़ाता है, ठीक ना। जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना है। दूसरी पॉइंट है भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना है, ठीक ना। क्या करना है, भूमि व पौधों में क्या करना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना है। तीसरी पॉइंट रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, ठीक ना। रोग रहित व रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, यानी कि जिसमें रोग न हो, रोग रहित, ठीक ना, या प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना है। दूसरी पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों व रसायनों के उत्पादों को पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है, ठीक ना। देखिए जैव प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए विभिन्न पदार्थों व रसायनों के उत्पादों को पैदा करके औद्योगिक क्रांति ला दी है, ठीक ना। ये क्या किया, औद्योगिक क्रांति ला गई, क्या किसके कारण, जो जैव प्रौद्योगिकी है मानव जीवन में जो कल्याण के लिए जो पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसके कारण, ठीक है। पहली पॉइंट इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, एंजाइम प्रोटीन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट है कि किण्वन उत्पाद या शराब आदि बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तीसरी पॉइंट देख लीजिए, तीसरी है स्वास्थ्य की देखभाल में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जैव प्रौद्योगिकी का। लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के रोग यहाँ पर है, ठीक है, रोम लिख दिए का भाई। देखिए यहाँ पर लक्षणों के आधार पर रोग निदान एवं रोगों के उपचार करने में जैव प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान रहा है, ठीक है। जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका विशेष योगदान कहाँ रहा है? रोग निदान में, यानी कि रोगों को खत्म करने में, इसके उपचार में जैव प्रौद्योगिकी का क्या विशेष योगदान रहा है। पहला है गर्भ पूर्व रोग की जानकारी। इसमें क्या होती है? गर्भ पूर्व यानी कि गर्भ के पहले ही इसके रोग की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा टीका उत्पादन। इसका क्या है? टीका भी उत्पादन किया जा सकता है। तीसरी है जीन अदला बदली चिकित्सा में, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जीन को भी अदला बदला किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि किसी के दूसरे के डीएनए को किसी दूसरे के गर्भ में डाला जा सकता है। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग सुने होंगे, ठीक ना, या फिर सिरिंजी वाला जो है, सिरिंजी वाला भी आप एक बार आया था क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है सिरिंजी वाला, ठीक है, तो उसको हम कई बार बताए हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को याद होगा, ठीक है, कि सिरिंजी द्वारा किसी डीएनए को लेकर के किसी भी लेडीज के गर्भ में क्या करा देते हैं, उसमें शुक्राणु अंडाणु से मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है, आज की वीडियो इतनी ही बड़ी थी, मतलब ये लास्ट वीडियो थी ना। सेट नंबर 2 आपका खत्म हुआ है 2023 का बायोलॉजी का। अब सेट नंबर 3 हम कराएंगे, बहुत ही जल्द लेकर आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो भी उसी की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 2 सेट इसमें खत्म हुआ है, 2 सेट इंग्लिश में खत्म हो चुका है, अब इसका तीसरा सेट कराएंगे, ठीक है, जल्द ही कराएंगे, आपके पेपर से बहुत पहले हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए हमारे लिए, ठीक है। बाय बाय।